मेरा ससुर बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी सास को नहीं छोड़ता था, और मेरा शौहर मुझे वो खुशी नहीं दे पाता था जो मैं चाहती थी। एक रात सास की तबीयत खराब थी तो सास ने कहा, बहू अपने ससुर को चाय दे आओ, मुझे वो वापस नहीं आने देगा। मैं चाय लेकर ससुर के कमरे में गई तो ससुर ने सास समझकर मेरे साथ ऐसा काम किया, तौबा तौबा। और मैं ये कुछ न बोली, और फिर ससुर ने पूरी रात। आज मौसम बहुत रोमांचक हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बारिश भी हो रही थी। ये किनमिन सी बारिश मेरे जज्बात में हलचल मचा रही थी। मैं किचन से फारिग होने के बाद सहन में पिछली जानिब आ गई थी और फिर जज्बात को भड़काने के लिए उस खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगी। ये खिड़की मेरे सास और ससुर के कमरे में खुलती थी। मैं एड़ियों के बल खड़े होकर कमरे के अंदर झांकने लगी थी। मेरे वजूद में जैसे चिंगारियां जल उठती थी। मैं मन ही मन में सुलग रही थी। मुझे अपने शौहर की याद शिद्दत से आने लगी थी। मुझे अपनी सास पर रश्क आ रहा था कि उनके शौहर उस उम्र में भी किस कदर ताकतवर थे जिन्होंने मेरी सास को अभी तक खुश रखा हुआ था। मेरे ससुर इस मामले में जितने पुरजोश थी, मेरी सास उसी कदर उनसे दूर भागती थी। मैं इर्द गिर्द से बेखुद होकर इस हसीन नज़ारे को देख रही थी और तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। मैं एकदम सटपटा कर पीछे पलटी तो मेरे पीछे मेरे शौहर खड़े थे। वो मुझे हैरान कुन नजरों से देखने लगे। मैं उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गई थी। आज तो उनके आने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ हफ्ते की शाम घर पे आया करते थे, जबकि आज तो जुमेरात थी। उनको गैर मुतवक्के तौर पर अपने सामने देखा तो मैं खुशी से खिल उठी और फौरन से उनके साथ लिपट गई थी। तभी मुझे उनकी संजीदा मिजाजी का अंदाजा हुआ। जब उनके चेहरे पर मेरी नजर पड़ी तो वो मुझे गुस्से से घूरते हुए कह रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अम्मी अबू के कमरे में झांक कर क्या देख रही हो? अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब मैं कहने लगी कि मैं बारिश में नहाने का दिल कर रहा था और मैं बारिश में भीगते हुए यहाँ पर आ गई थी। कमरे से अजीब और गरीब आवाजें आ रही थी, इसलिए मैंने झांक कर अंदर देख लिया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आए। गुस्से से कहने लगे कि किसी के कमरे में झांकना इंतहाई मायूब बात है। आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए ना देखूं। उस वक्त तो मैंने खामोशी से उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। मुझे तो उनके कमरे में झांकते हुए और इस नज़ारे को देखते हुए मजा आता था, मगर उसके साथ साथ दिल में ये एहसास भी जाग उठता था कि काश कि मेरे शौहर भी मुझे इस कदर खुश रख सकते जितना कि मेरे ससुर मेरी सास को रखते थे। कमरे में आने के बाद जज्बात के हाथों में काबू होकर मैं अपने शौहर से लिपट गई थी, मगर उनकी तरफ से सर्द महरी कायम रही थी। फिर उन्होंने यूं मेरे साथ बर्ताव किया जैसे कि मुझे बोझ की तरह सर से उतार रहे हैं, और थोड़ी ही देर के बाद वो मेरी तरफ करवट बदल कर सो गए थे, जबकि बाकी की रात मैं मन ही मन में सुलगते हुए गुजार चुकी थी। मुझे अपने शौहर पर बहुत गुस्सा आता था। अगर वो मेरी ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पे तकमील क्यों नहीं करते थे, तब फिर से मेरा ध्यान अपने ससुर की तरफ चला जाता था। एक वो भी थे जो जिंदगी को अभी तक भरपूर अंदाज में गुजार रहे थे, उससे मजे उठा रहे थे। इतने दिन जब मैं उठी तो मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो उठते बैठते हाय हाय कर रही थी। उन्होंने अपनी कमर पकड़ी हुई थी और अपनी कमर सख्त दर्द कर रही थी। मुझे रात वाला मंजर याद करके हंसी आ रही थी, मगर मैंने बमुश्किल अपनी सास को रोका था। जो कुछ वो पूरी रात करती रहती थी, इस उम्र में ये सब होना तो बनता था। पूरा दिन वो जारपी पे पड़ी रही। आज वो बुरी तरह से बुखार में भंक रही थी। बहाने बहाने से मेरे ससुर भी मेरी सास के पास जाते, इधर उधर देखते हुए उनके साथ छेड़खानी करते और फिर अपने कमरे में चले जाते। ये सब देखकर मेरे जज्बात में भी हलचल होने लगती थी। तब मैं अपने जज्बात को बमुश्किल ही काबू में रख पाती थी। आज सुबह ही मेरे शौहर वापस चले गए थे और मैं फिर से जैसे उनकी वापसी के दिन गिनने लगी थी। रात के बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाने लगी तो तभी मेरी सास मेरे पास आ गई और मुझे कहने लगी कि तुम आज चाय बनाकर अपने ससुर के कमरे में दे आओ। मैं अगर वहां पर गई तो उसने मेरी जान ही नहीं छोड़नी। आज मेरी तबीयत सख्त खराब है, मगर उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। उसे तो सिर्फ एक ही काम से मतलब है। वो उनके बारे में दुखड़े रोकर अपने कमरे में वापस चली गई थी, जबकि मैं सोच रही थी कि तो खुशकिस्मत है जिनमें उनका शौहर उन्हें भरपूर प्यार देता है, और एक मैं थी कि अभी तक उस सब के लिए तरसती जा रही थी। तभी मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी इस सबसे फायदा हासिल करूं।
अगर शौहर नहीं तो ससुर ही सही। मगर फिर मैंने ये सोचकर अपनी सोच को झटक दिया कि अगर मेरे ससुर को अंदाजा हो गया कि मैं उनके बारे में क्या सोच रही हूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो मुझसे हमेशा बेटी कहते थे और बेटी समझते भी थे। कई बार ऐसा होता था कि उनकी नजरें मुझे अजीब सी महसूस होती थी, मगर जब मैं उनकी तरफ देखती तो वो हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुरा देते और फिर से मुझे बेटी मुखातिब करके कोई बात शुरू कर देते। उनके यूं देखने का असर जायल हो जाता था और मैं ये समझना शुरू हो जाती थी कि वो जैसे भी देख रहे थे बेटी की नजर से ही देख रहे थे। मैं उनकी बहू हूँ और उनके दिल में मेरे लिए कोई गलत बात नहीं है। मैंने अपने आने वाली गलत सोचों को झटक दिया और फिर चाय उठाकर अपने ससुर के कमरे में आ गई। कमरे में हल्की हल्की रोशनी ऑन थी। अजीब ख्वाबनाक सा कमरे का माहौल बना हुआ था। मेरे दिल की हालत बदलने लगी थी। उसी वक्त मैंने एक ख्याल के तहत अपना दुपट्टा फैलाकर ओढ़ लिया था और चेहरे पर भी दुपट्टा घूंघट की शक्ल में थोड़ा सा आगे कर लिया था। मेरी सास इसी तरह से ही हर वक्त दुपट्टे में मलबूस रहा करती थी। नादानिस्ता तौर पर मैंने अपनी सास का हुलिया अपना लिया था और जैसे ही मैं ससुर के पास चाय रख के पलटी तो उन्होंने फौरन से मेरा हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया और मेरे साथ ऐसी हरकत की कि मेरे जज्बात में हलचल मचने लगी। मेरी तो जान ही निकल गई जब उन्होंने मुझे अपनी बीवी समझकर मेरे साथ वो सब कुछ करना शुरू कर दिया था जो वो मेरी सास के साथ करते थे, और मैं सब में बिल्कुल खामोश और गुमसुम थी। जैसे ही अगर मैंने आवाज निकाली तो सारा तिलिस्म टूट जाएगा। मुझे भी मजा आ रहा था। आने वाले वक्त का एहसास मुझे जैसे हवाओं में उड़ा रहा था और मैं आंखें बंद करके ढीले ढाले अंदाज में खुद को अपने ससुर के सुपुर्द कर चुकी थी और उस वक्त ये सब कुछ भूल चुकी थी कि मैं अपने शौहर की अमानत थी और मुझे उनके बाप के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे अपने ससुर को रोकना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मैं उनकी बीवी नहीं बल्कि बहू हूँ। मगर मेरी ख्वाहिशात और जज्बात उन अल्फाज को ज़बान पर आने से रोक रहे थे। और फिर काफी देर तक जब हम दोनों कैफो सरूर की हालत में डूबे रहे और जब हमारी हालत एतदाल पर आई तो तभी मेरे ससुर की नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। हम दो बहन भाई थे और भाई मुझसे बड़ा और शादीशुदा था। मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से पाला था। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करना वो अपना फर्ज समझते थे। हमारे खानदान में लड़कियों को मैट्रिक के बाद कॉलेज में पढ़ने की इजाजत नहीं थी, मगर मुझे माँ बाप ने खानदान वालों की मुखालफत के बावजूद कॉलेज भेज दिया था, बल्कि मुझे कंप्यूटर और मोबाइल तक लेकर दिया था ताकि मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकूं। और इस बात पर भी मेरी अम्मी अब्बू को बहुत सी बातें सुनने को मिली थी कि जवान जहां लड़की को इतनी आज़ादी देना ठीक नहीं है। एक तो आपने उसे कॉलेज में दाखिला करवा दिया है, ऊपर से कंप्यूटर और मोबाइल तक लेकर दिया है। ये इंतहाई गलत बात है, आपको इस बात पर पछताना पड़ेगा। चूंकि मेरे माँ बाप को मुझ पर बहुत एतबार था और उन्होंने तमाम लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। कॉलेज में ही मेरी कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई जिन्होंने मुझे ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताया जिनके बारे में मैंने कभी नाम तक नहीं सुना था। फिर रात को सबके सोने के बाद मैंने उन वेबसाइट को खोला तो वहां पर जिस किस्म की वीडियोस थी और वहां पर लोग जो कुछ कर रहे थे उसने मेरे जज्बात में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। मैंने आज से पहले ये सब कुछ नहीं देखा था और ना ही कभी ये सब करने के बारे में मुझे मालूम था। मैं नहीं जानती थी कि मर्द और औरत के दरमियान ये सब भी हो सकता है। फिर एक के बाद एक मैं ऐसी ही वेबसाइट्स खोलती गई और एक नई लज्जत की दुनिया से रोशनास होती गई। अब मैं चाहती थी कि मैं खुद भी अमली तौर पर ये सब किसी के साथ करूं और सारे मजे मैं भी ले सकूं। उन्हीं दिनों मुझ पर ये बुरी लत भी लग गई थी कि मैं दूसरों के कमरे में छुप कर रात को झांकती थी और कभी अम्मी अब्बू के कमरे में, कभी भाई को ये सब करते हुए देखती। इस सब में 2 साल का अरसा बीत गया था। अब मेरे जज्बात ऐसे परवान चढ़ने लगे थे। उस दिन मैं भाई के कमरे के बाहर खड़ी थी। उनके कमरे की एक खिड़की बरामदे में खुलती थी और गर्मियों में वो इस खिड़की को खुला रखते थे और मैं एक तरफ छुप कर उनके कमरे के अंदर का दीदार किया करती थी। उस दिन मैं ऐसा ही कर रही थी जब मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो मैं हक तक रह गई। वहां पर अम्मी खड़ी थी जो मुझे शोलाबार नजरों से घूर रही थी।
उनकी जब नजर कमरे में पड़ी तो एक पल उनका सांस साकिन रह गया और फिर उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और मुझे खींचते हुए मेरे कमरे में ले गई और मुझे कहने लगी कि तुम्हारी जैसी घटिया बेहया लड़की मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। आखिर तुम कर क्या रही थी? तुम मियाँ बीवी के कमरे में क्यों झांक रही थी? मैंने अम्मी को बहलाने की बहुत कोशिश की मगर वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसके बाद अम्मी ने अब्बू के ऊपर जोर डालना शुरू कर दिया कि मुझे मजीद पढ़ाने के बजाय मेरी शादी कर दें, जबकि अब्बू अभी मेरी शादी करने के हक में नहीं थे। अम्मी के इसरार करने पर अब्बू को कुछ न कुछ समझ में आ गया था और उनका दिल मायूसी में डूब गया था कि उन्होंने मेरे हवाले से बहुत ख्वाब देख रखे थे और वो मुझे आला तालीम याफ्ता देखना चाहते थे, मगर मैं अब जज्बात की रौ में इस कदर बहक चुकी थी कि अब मेरे लिए भी पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं जब भी किताबें खोलती थी तो मेरी आंखों के सामने देखे गए तमाम मनाजिर घूमने लगते थे और मैं ख्यालों ही ख्यालों में खुद को भी ये सब अमली तौर पे करते हुए देखती थी। और फिर मैं अब्बू ने शादी मेरी कर दी। मैंने शादी के हवाले से बहुत से ख्वाब देखे थे, मेरे बहुत से अरमान थे। वो सब वीडियोस, फिल्मों और दूसरों को देख देख कर मैंने भी ये तसव्वुर कायम कर लिया था कि मेरा शौहर भी ऐसा ही होगा जो मुझसे बेतहाशा प्यार करेगा। मगर पहले ही दिन मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं कर पाता था। वो मुझे वैसे खुश नहीं रख सकता था जैसे कि मैं चाहती थी, जैसे मैं दूसरों को देखती थी। वैसे मेरा शौहर बिल्कुल भी मुझे प्यार नहीं करता था। और फिर उठते बैठते जब मेरी सास अपने शौहर के खिलाफ दुहाइयां देने लगती और कहती कि मैं उस शख्स से बहुत तंग हूँ जो इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़ता, तब उनकी बातें सुनकर मुझे तजस्सुस होने लगा था कि वो ऐसा क्यों कहती हैं, आखिर उनके शौहर ऐसा क्या करते हैं। वो रोजाना अपने शौहर को दूध में जैतून का तेल डाल कर दिया करती थी। ये तो मेरे शौहर भी इस्तेमाल करते थे मगर मुझे उसका कोई फायदा नजर नहीं आता था। वो न जाने क्यों मुझसे दूर भागते थे और हफ्ते में एक दिन वो घर में आते थे और फिर वो पूरा हफ्ता घर से गायब रहते। तब एक दिन बातों बातों में मुझे अपनी सास की जुबानी मालूम हुआ था कि मुझसे शादी से पहले वो रोजाना ही घर में वापस आते थे और अब उन्होंने मुझे ये कहकर टाल रखा था कि मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम पड़ता है, आते जाते मुझे बहुत देर भी हो जाती है, बॉस से मुझे बातें सुनने को मिलती हैं। इसलिए मैंने वहीं पर अपने एक दोस्त के साथ कमरा शेयर कर लिया है ताकि मुझे ऑफिस आने जाने में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मगर मैं ये सोचती थी कि शादी से पहले भी तो वो ऑफिस था और तब तो वो घर से आते जाते थे। अब अचानक से क्या हो गया था? मैं दिल ही दिल में इस खदशे में रहने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और लड़की को पसंद करते थे, वो मुझसे जान छुड़वा रहे थे। तभी तो वो मुझसे दूर भागते थे, उनका घर में आने को दिल ही नहीं चाहता था। जब भी वो घर में आते थे मुझसे प्यार करते हुए, थोड़ी ही देर के बाद वो मुझसे ऊब जाते थे। उनका दिल मुझसे बढ़ जाता था और जबकि मैं अभी तक प्यासी की प्यासी रहती थी और वो मुझे उसी हालत में छोड़कर खुद पुरसुकून नींद सो जाते थे। अब जब मैं अपनी सास को अपने शौहर की खुराक का ध्यान रखते हुए देखती और जब उनके बारे में दुहाइयां देते हुए देखती तो मैं सोचती कि ना जाने मेरे ससुर ऐसा क्या करते हैं। और फिर एक दिन मैंने अपनी पुरानी रविश को कायम करते हुए उनके कमरे में झांक कर देखा तो मेरे जैसे 14 तबक रोशन हो गए थे। मैं हैरत ज़्यादा थी कि मेरे ससुर इस उम्र में भी इतने ताकतवर थे। वो बूढ़े होने के बावजूद भी सेहतमंद ताकतवर जवानों को भी पीछे छोड़ दिया करते थे। मुझे तो अपनी सास पर जैसे रश आ रहा था। कई बार मैं सोचती काश मेरा शौहर भी ऐसा होता तो मैं जिंदगी में कितनी खूबसूरत होती। यूं मुझे अपनी जिंदगी बेरंग और बेकैफ लगने लगी थी। शायद मेरे अंदर का हवस परस्त इंसान ही था जो मैं आज अपने ससुर के कमरे में मौजूद थी। और तभी उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी तो खामोशी से उन्होंने नजरों का जाविया बदल लिया था और फिर से वो अपने काम में मशगूल हो गए। मैं हैरान परेशान रह गई थी कि मुझे पहचान लेने के बावजूद भी उन्होंने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार क्यों नहीं किया था। क्या वो पहले से जानते थे कि मैं हूँ? तभी तो वो मुझे देखने के बावजूद भी दोबारा से उस अमल में मसरूफ हो गए थे। क्या उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं उनकी बीवी नहीं बल्कि बहू हूँ? और फिर जब मैं वहां से अपने कमरे में आई तो मैं बहुत ही ज्यादा सरशार थी। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा भरपूर मजा लिया था। और फिर हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा होने लगा था। मेरी सास अपनी जान छुड़वा कर दूसरे कमरे में बंद हो जाती और मैं दोबारा से शुक्र करती।
جبکہ میرے سسر کے کمرے میں میں چلی جاتی اور کافی دیر وہاں پہ گزارنے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آتی تھی۔ میری ساس اس بات پر شکر ادا کرتی تھی کہ اب ان کے شوہر ان سے تقاضا نہیں کرتے تھے اور انہیں وقت بے وقت تنگ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی ضرورت تو مجھ سے پوری ہو رہی تھی اور میں بھی اب کوئی خواہش بھی ادھوری نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ ایسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بہت خوش رہنے لگے۔ مجھے دل ہی دل میں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میری ساس یا شوہر کو یہ سب پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرے شوہر مجھے گھر سے نکال دیتے، اور اگر میری ساس یہ سب دیکھ لیتی تو شاید وہ میرا سانس لینا بھی محال کر دیتی۔ اس لیے میں اب احتیاط سے ہی کام کر رہی تھی۔ میں اس بات کا خاص خیال رکھتی تھی کہ اگر میری ساس گہری نیند میں ہوتی تھی تو تبھی میں اپنے سسر کے کمرے میں جاتی تھی۔ وہ ابھی تک سب کے سامنے تو مجھے بیٹی بیٹی کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے، مگر اکیلے میں وہ مجھ پر پیار کی برسات نچھاور کر دیا کرتے تھے، اور میں بھی ان کے لیے ہر وقت جیسے بے چین اور بے قرار رہتی تھی۔ آج میرے شوہر کو گھر آئے ہوئے تھے۔ ویسے تو میں ہمیشہ ان کا منتظر رہتی تھی، مگر اب انہیں دیکھ کے میں بیزار تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے میں اب اپنے سسر کے کمرے میں نہیں جا سکوں گی۔ اس لیے میرا دل ہی دل میں اداس ہوا، کیونکہ میرے شوہر تو مجھے مطمئن کر نہیں پاتے تھے۔ اس لیے اب ان کے ساتھ یہ سب کرنے کا مجھے من نہیں کرتا تھا، کیونکہ جو مزہ جو خوشی میرے سسر نے مجھے دی تھی وہ خوشی دینے کے بارے میں تو میرے شوہر سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آج بھی میرے شوہر تھوڑی دیر کے بعد تھک ہار کر سو گئے تھے، اور اب تو جب تیسرا چوتھا دن بھی گھر میں ہی گزر گیا تو میں انہیں دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ گھر سے آفس نہیں جائیں گے؟ یہ سن کر وہ مجھے حیران نظروں سے دیکھنے لگے۔ تو کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہوئی کہ میں روزانہ گھر میں تمہارے ساتھ ہی رہا کروں گا؟ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں کیا اور ان سے کہنے لگی کہ بھلا مجھ سے زیادہ اور کون خوش ہوگا؟ مجھے بہت خوشی ہے، مگر میں آپ کی وجہ سے تو کہہ رہی ہوں۔ آپ کہتے تھے کہ آفس میں آتے جاتے مجھے بہت دیر ہو جاتی ہے اور اسی لیے میں یہ بات پوچھ رہی ہوں۔ تب وہ کہنے لگے کہ میں تم سے دور رہ کر تھک گیا ہوں، اس لیے میں روزانہ گھر میں آیا کروں گا اور گھر سے ہی آفس میں جایا کروں گا۔ بظاہر میں ان کی بات سن کے مسکرا دی تھی، مگر میں دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھی کہ آج میں اپنی اس خواہش کی تکمیل کیسے کروں گی۔ اس دن میں کافی دیر تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، بار بار ان کا نمبر ملا رہی تھی، مگر ان کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ آج انہیں واپس آتے ہوئے خلاف معمول بہت دیر ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آج گھر پہ نہ آئیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے دوست کے اپارٹمنٹ میں چلے گئے ہوں۔ اس کا خیال کا آنا تھا کہ میں پھر فوراً اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ آج بھی پہلے میں نے اپنی ساس کو دیکھا تو اپنے کمرے میں بے سدھ ہو کر سو رہی تھی، اور تبھی میں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور پھر جب اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو وہ بھی جاگ رہے تھے، وہ بھی جیسے میرے ہی انتظار میں تھے۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیا بات ہے، آج کل سلمان گھر پہ ہی روز چکر لگا رہا ہے، کیا اسے ہم دونوں میں شک ہو گیا ہے؟ میں نے اپنے سسر کو کوئی جواب نہیں دیا اور انہیں کہنے لگی کہ میں خود اس سب سے پریشان ہو چکی ہوں۔ یوں بھی مجھے اس چیز میں آپ کی عادت پڑ گئی ہے، جب تک آپ کے ساتھ یہ سب کر نہ لوں مجھے چین نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے کہ ہم سبھی شروع کرتے تبھی مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اور فوراً سے جب کمرے سے باہر نکلی تو سامنے میرا شوہر تھا، مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے اس وقت اپنے سسر کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ تبھی میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا کہ آپ کے ابو کی طبیعت خراب تھی، اس لیے انہیں چائے بنا کر دینے گئی تھی۔ میری بات سن کے وہ مسکرا دی اور پھر میں ان کے لیے کھانا گرم کر کے کمرے میں آ گئی۔ کافی دیر تک میرے شوہر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر مجھے کہنے لگے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ تمہاری جیسی نیک اور شریف بیوی مجھے ملی ہے۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ تب وہ کہنے لگے کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے کچھ مسائل تھے جو میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، مگر امی ابو کے دباؤ میں آ کر میں نے شادی کر لی۔ مجھے اس بات کا خوف تھا شاید تم شور مچاؤ گی، تم سب کے سامنے مجھے برا بھلا کہو گی، مجھے شرمندہ کرو گی، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شور مچا دیتی یا پھر کسی اور کے ساتھ تعلق بنا لیتی، مگر تم واقعی بہت اچھی ہو کہ تم نے میری عزت کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کو بھی سنبھال کر رکھا۔ آج میں نے پھر سے اپنے تمام ٹیسٹ کروائے ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے ان کی بات سن کر شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ وہ مجھے کیا سمجھ رہے تھے اور میں کیا تھی؟
اگر انہیں اس بات کی خبر ہو جاتی کہ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کے باپ کے ساتھ کیا کرتی رہی ہوں تو شاید مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس خیال کے آنا ہی تھا کہ دوبارہ پھر میں نے کبھی اپنے سسر کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لاکھ کہنے اور پکارنے کے باوجود بھی میں نے ان کی طرف آنکھیں بند کر لی تھی، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔